तो गाइस सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो गाइस आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इम्पॉर्टेंट है। गाइस हम डेली सुबह में आपको 6 बजे क्लासेस देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास। सबसे पहले वे सभी स्टूडेंट जो डेली डेडिकेशन के साथ सुबह में क्लास लेते हैं और मेहनत से एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और दिन भर पूरी ताकत से कर रहे हैं, एक टाइम टेबल बना के पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में पढ़। और जो नहीं कर रहे हैं वो सर लिखना, नहीं सर नहीं कर रहा हूँ लेकिन आगे करूंगा। आप लोग संकल्प लें कि आगे से आप लोग पूरी ताकत के साथ में मेहनत, आगे से क्या आज से ही करना है। आज का नया दिन पूरी ताकत के साथ आप, या आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सर कि एक एक दिन आपके लिए बहुत ही। तो गाइस चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर आपकी अभी तक अच्छी सी तैयारी नहीं हुई है, आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंट लाना, आपको बहुत ही मेहनत से तैयारी करनी। और मैं आप सभी लोगों की तैयारी अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप के शिखर बैच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेली क्लासेस के साथ में करा रहा हूँ, जहाँ पर आपको स्टार्टिंग से पूरी क्लासेस कराई गई, लाइव कराई जा रही हैं। लाइव के साथ में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो लाइव डाउट क्लास आपको लगाया जाता है। वैसे तो क्लास में भी आप कमेंट करके, हैंड राइट करके या फिर व्हाट्सएप पे नंबर कॉलिंग होता है, वहाँ पे कॉलिंग करके पूछ। आप भले ही क्लास 11 पढ़े हो या ना पढ़े, क्लास 12th में अगर आप चाहते हैं एक अच्छा परसेंट लाना, अगर आपके अंदर मेहनत करने की जुनून, तो आप पूरी मेहनत करके आप ला सकते हैं। क्लास नोट्स पीडीएफ दिया जाता है, जो क्लास में पढ़ा जाता है उसका पीडीएफ दिया जाता है, आपको अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं। हम लोग खूब बहुत सारे क्वेश्चन के साथ में उसका सोल्यूशन। ऑनलाइन टेस्ट आपको सैटरडे के दिन लिया जाता ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। आप अगर ऑफलाइन जाते हैं तो सोच लेना इतना चीजें कौन देता है आपको, लेकिन फिर भी छोटी सी फीस में आपको बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। मेमोरी चार्ट दिया जाएगा चैप्टर वाइज, ताकि जो चीजें आप पढ़ें उसे लंबे समय तक याद। कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने। और हाँ, काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं, सर गांव से होते हैं, सर मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं डेली आपको क्लास में बताता हूँ। डेली बताता हूँ आपको करना क्या है। भाई अगर आपको लाना है परसेंटेज तो मेहनत स्टार्ट करिए, लेट मत कीजिए। और जो ज्वाइन है भाई, आप सब पूरी ताकत से मेहनत कीजिए, क्योंकि अब समय आ चुका है पूरी ताकत लगाने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र आपसे पूछ, देखिए शब्द क्या है, एक समान। मैं शब्द लिखा हूं एक समान, मतलब क्या, देखो जहां में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको घबराना नहीं, नहीं विचलित होना है, चीजों को समझना है। और देखो कैसे आंसर लिखा जाता है, ये समान, ये देखना एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान मतलब समान हो चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पे चुंबकीय क्षेत्र समान। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखते हैं, देखो ये होता है चुंबकीय बल रेखा ना, जो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है। देखो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान हो और सम दूरस्थ अब समांतर, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय। परिभाषा क्या लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जिन क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हो वह क्षेत्र एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आप परिभाषा लिख सकते हैं, जिन क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ, आप भी लिखना कमेंट बॉक्स में, समदूरस्थ, समदूरस्थ हो क्षेत्र क्या कहलाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन पूछा गया आपके लिए। अब इसके साथ में इसका एग्जाम्पल पूछा, एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण क्या होगा, उदाहरण क्या होगा, उदाहरण होगा किसी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। किसी धारावाही परिनालिका, किसी, सर ये धारावाही परिनालिका क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं, पहले लिख लो। किसी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय
ये आपका होता है इसका एग्जाम। ठीक है, देखो धारावाहिक प्रणाली का होता क्या है, एक नली होती है, एक दफ्ती होती है इस तरह से, इस दफ्ती को गोल के मोड़ा जाता है ना, मैंने आपको क्लास में बताया भी था जो पढ़े होंगे, और उसके ऊपर इस तरह से तार को लुपेट दिया जाता है, ये बन जाता है धारावाहिक। तो धारावाहिक प्रणालिका के केंद्र पे जो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, जिन क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो, यहाँ शब्द ध्यान देना, समांतर तथा समदूरस्थ हो, क्षेत्र को क्या कहते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। हो गया क्वेश्चन। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी तैयार करेंगे, ये हम क्लास में जहां भी पढ़ाते हैं ये मेरा उद्देश्य होता है। बोलो तैयार हो गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में डिफिनेशन लिखना, या कहीं पन्ने उन्ने पे लिख लेना, क्योंकि लिखने से चीजें लंबे समय तक याद होगी। अभी तो आपको समझ में आ गया, नहीं लिखोगे तो भूल जाओ, इसलिए आपको मैं देखो भाई, दिन है, दिन की शुरुआत कर रहे हो आप, तो पूरी ताकत के साथ में करो। क्यों आप लुंज पुंज बैठे हो, थोड़ा खड़े हो जाओ, बढ़िया से करो, 2-4 डिप्स मार के बढ़ो। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक धारावाहिक चालक के कारण, धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। देखिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं, बायो-सेवर्ट कहते हैं, बाबा बायो-सेवर्ट थे, कौन थे, बाबा बायो-सेवर्ट। उन्होंने एक नियम दिया था, उसी नियमों को हमें लिखना है। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, पूछता है क्वेश्चन कि बाबा बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। देखिए बाबा बायो-सेवर्ट ने क्या बताया था, एक जादू बताया आपको, अगर आप किसी तार में, अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं, क्या धारा, धारा प्रवाहित, तो इस तार में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो तार के चारों तरफ कहीं पे भी देख लें, हर जगह क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र भाई, ये बाबा बायो-सेवर्ट ने नहीं बताया था कि तार में धारा प्रवाहित करें इसके चारों तरफ चुंबकीय, ये किसी और ने बताया था, मैंने क्लास में बताया था आपको। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कौन बताया था, कौन बताया था भाई, आप लोग पढ़ते हो ना। लेकिन बायो-सेवर्ट ने यह बताया कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका मान बताया। जैसे मान लो ये तार की लंबाई यल है, पूरी लंबाई यल है, बहुत लंबी तार है, पूरी लंबाई यल है। ठीक है, मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये बिंदु है जो कि तार से r दूरी पर उपस्थित है, और ये जो बिंदु है इस तरह से थीटा का कोण बना रही है, और इसमें आई धारा, आई एम्पियर धारा प्रवाहित। मैं कह रहा हूं नहीं, पूरी लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे मत याद कर, तो मुझे इतना ही लंबाई की चुंबकीय क्षेत्र याद कर। ये लंबाई मान लीजिए इसको डीएल रख देता हूँ, छोटा सा लंबाई है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो बायो-सेवर्ट ने यह नियम बताया, बायो-सेवर्ट ने यह नियम बताया कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यहाँ देखो कितना होगा। बायो-सेवर्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र, उन्होंने क्या बताया था, चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। देखो क्या होता है, जो ये तार की, ये जो तार में धारा प्रवाहित हो रही है ना, ये तार में धारा जो प्रवाहित हो रही, धारा जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा के अनुक्रमानुपाती हो। जितना तार में धारा बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र उतना बढ़ेगा, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा। ये संबंध। सेकेंड, ये तो मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। सेकेंड है आपका, इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी होता है, तार की जो सा लंबाई डीएल है, डेल्टा बी का जो वैल्यू होता है डीएल, क्योंकि डीएल लंबाई के लिए ले रहे हैं तो इसे डीएल के अनुपाती, पूरा लंबाई के लिए लेते तो पूरे लंबाई के अनुपात। और उन्होंने ये बताया कि जो थीटवा है ना, ये थीटवा, इस थीटवा के डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र बी जो होता है, ये साइन थीटा के थीटवा के अनुपात के साथ में उन्होंने ये बताया चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है डीबी, यह इसके बीच की जो दूरी होता है उस दूरी के 1/वर्ग के अनुपाती होता है। 4 समीकरण आपके बन गए ना, ये बायो-सेवर्ट ने बताया। जहां मैं पूछता था आपको ऐसे ही, ये चारों चीजें उन्होंने बताया। अगर हम समीकरण 1 से लेकर 4 को, 1 से 4 तक एक साथ लिखते हैं तो ना, एक से समीकरण 1 से 4, समीकरण 1 और 4 से, 1 और 4 से लिखेंगे एक साथ, क्या होगा, डीबी डेल्टा डीबी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, आई डीएल साइन थीटा अपान r स्क्वायर हो जाए। अब ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्हवा है ना, ये इसी को हम लोग हटाएंगे, और हटाने का मेरे पास एक किसका काट होता है। काट क्या होता है, इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए म्यू नॉट अपान 4 पाई नाम का एक
नियतांक का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नियतांक का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेल्टा V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान जो कि इस तार के कारण उत्पन्न। मैंने पूरी कहानी बताया कि बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है, कैसे होता है। क्या आप लिख लो, लिख लो, लिख लो आप सभी लोग, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके क्लास के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्व पूछा जाए। ये साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको समझ में आया था कि, ठीक है। कक्षा 10वीं से आगे पढ़े होंगे आप लोग ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनओमी परिपथ की परिभाषा दीजिए तथा इसका एक उदाहरण भी लिखिए। अनओमी परिपथ, अनओमी परिपथ क्या होता है? ध्यान देना, अनओमी परिपथ क्या होता है। देखिए अनओमी परिपथ, देखिए एक बच्चा जो अपने मम्मी पापा का नाम बात मानता है उसे क्या कहते हैं? अच्छा बच्चा कहा जाता है, लायक बच्चा। और एक बच्चा जो मम्मी पापा की बात नहीं मानता है, आप लोगों की तरह। अगर आप कहीं हॉस्टल में जाओगे पढ़ने के लिए तो पढ़ने की सिवाय बाकी सब काम करोगे वहां। पढ़ाई नहीं करोगे, बाकी सब काम करोगे जो इधर उधर के सब लोग करते हैं। तो आप लोग क्या कर जाओगे? नालायक बच्चा। तो एक नियम होता है आपकी किताब में, ओम का नियम। अरे नहीं, डोम का नियम नहीं, डोम कोई नहीं हो, ओम का नियम याद रखना, ओम का नियम। तो ओम के नियम, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन न करे उसे अनओमी परिपथ। परिभाषा में लिखना, ऐसा परिपथ, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे क्या कहते हैं? उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं। ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे क्या कहते हैं? अनओमी परिपथ कहते हैं। ऐसे परिपथ को क्या कहते हैं हम लोग? अनओमी परिपथ का। ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे क्या कहते हैं? अनओमी परिपथ कहते हैं। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे क्या कहते हैं? अनओमी परिपथ कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्रायोड वाल, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, लिख लिए आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? K इज इक्वल टू सिग्मा, क्या सिग्मा समझो, बताओ, सिद्ध करना आप। K इज इक्वल टू ई सिग्मा, ये जहाँ पे धारा घनत्व है और सिग्मा चालकता है, क्या आपको बता। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ होमवर्क, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ। नहीं हो पाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कल करा दूंगा इसको, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थोड़ा टेक्निकल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय माता सरस्वती। और हाँ, जो अभी तक भाई नहीं पढ़ाई कर रहा है, शुरू कर दो पढ़ाई यार शिखर बैच के साथ में। कब शुरू करोगे? हाँ, अब समय आ चुका है आप लोगों के पढ़ने का, मेहनत करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में सभी, धन्यवाद, जय माता सरस्वती।